कर्नाटक में बजरंग बली का मुद्दा जमकर गरमाया हुआ है। बात बजरंग दल से शुरू हुई थी, लेकिन बात बजरंग बली तक पहुंच गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी रैलियों में बजरंग बली, जय बजरंग बली बोलने वालों पर ताला लगाने तक की बात कह डाली। ये सारी बातें इस ओर इशारा करती हैं कि कर्नाटक, जिसे बजरंग बली की भूमि कहा जाता है, किष्किंधा की भूमि कहा जाता है, वहां पर बजरंग बली पर जमकर सियासत हो रही है। कांग्रेस इस बात को समझ गई है कि ये मुद्दा काफ़ी भावनात्मक मुद्दा है, ये जनता के भीतर बहुत गहरे घर कर सकता है। लिहाजा कांग्रेस ने भी हनुमान जी का मंदिर बनाने की बात कह दी। अब धर्म की राजनीति और साथ ही साथ में देवी देवताओं की राजनीति, इसको लेकर आदर्श आचार संहिता क्या कहती है। दरअसल खबर यह भी आई कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस ने शिकायत दर्ज करवा दी। किस मामले पर? वो देवी देवताओं को लेकर वोट मांग रहे हैं, देवी देवताओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। अब आप ऐसे में जानना चाह रहे होंगे कि आखिर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या फिर आदर्श आचार संहिता क्या होती है, जिसके अंतर्गत पहले से कुछ नियम निर्धारित किए जाते हैं। ये भी कहा जाता है कि चुनाव में चाहे एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हो, चाहे चुनाव प्रचार के दौरान कई तरह की ऐसी बातें सामने आती हैं जो आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाती हैं। इसके खिलाफ दल एक दूसरे के खिलाफ शिकायतें करते हैं। अब प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस क्या शिकायत कर रही है, वो समझने जैसी बात है। दरअसल उनके खिलाफ दो शिकायतों की बात सामने आई। पहला, देवी देवताओं के नामों का इस्तेमाल या उनके नाम पर वोट मांगना। दूसरा, बेंगलुरु में उनका जो 20 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा रोड शो था, उसको लेकर। हालांकि जो खबरें मिली हैं उसके मुताबिक अब ये रोड शो रद्द कर दिया गया बीजेपी की तरफ से, ये कहते हुए कि जनता की परेशानियों को ध्यान रखते हुए उनको किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए इसको रद्द किया जा रहा है। इससे पहले दोनों ही पहलुओं को समझना ज़रूरी है कि क्या ऐसा काम होता है भाषण देते वक्त देवी देवताओं के नामों का जिक्र जब किया जाता है या रैलियां निकाली जाती, तो किन बातों का ध्यान रखने की हिदायत पहले से ही चुनाव आयोग अलग अलग राजनीतिक दलों को देता है। ये मैं आपको इस रिपोर्ट में बताने जा रहा हूं कि आदर्श आचार संहिता क्या कहती है। उससे पहले थोड़ा सा बजरंग बली पर जो सियासत चल रही है वो समझने जैसी है। सबसे पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया, संकल्प पत्र इसका नाम दिया। और संकल्प क्या लिया? पहली ही बड़ी घोषणा ये रही कि बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। पहले तो बजरंग दल को पीएफआई के समकक्ष रखा गया। साथ ही साथ में बजरंग दल पर बैन की जैसे ही बात की गई तो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, क्योंकि बजरंग दल एक राष्ट्रीय संगठन है और इसके पदाधिकारी पूरे देश भर में हैं, बहुत लंबे समय से ये चल रहा है, तो अचानक से हमने देखा कि किस तरह का उबाल सियासत में देखने को मिला। बात यहीं तक नहीं रुकी। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ ले लिया। उन्होंने कहा, जिन्होंने पहले रामलला को ताले में बंद किया, वो अब बजरंग बली की जय बोलने वालों को भी ताले में बंद कर रहे हैं, बजरंग बली को ताले में बंद कर रहे हैं। और अपने सारे भाषणों की शुरुआत इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आमतौर पर भारत माता की जय के साथ शुरुआत करते हैं, उसके इमीडिएट बाद फिर वो बजरंग बली की जय के नारे लगाते दिखाई दिए तमाम रैलियों में। अब क्या इसको लेकर कोई आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बनता है? अब इसको कैसे देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने से कांग्रेस जोड़ रही है, ये समझने जैसी बात है। इसके लिए आदर्श आचार संहिता और इसके बिंदुओं को समझना जरूरी है। इस राजनीति को काउंटर करने के लिए, इसकी काट ढूंढने के लिए डीके शिव कुमार भी सामने आए। कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। इस बात को जानते हैं कि भावनात्मक रूप से हनुमान जी से कर्नाटक के लोगों का क्या रिश्ता है। इसे भगवान हनुमान जी की ही भूमि कहा जाता है। मुद्दा बिल्कुल वोटिंग से कुछ दिन पहले ही उठा है, तो गरमाया हुआ मुद्दा है। हमेशा देखा गया है कि चुनाव के अंतिम दिनों में कई ऐसे मुद्दे उठते हैं जो चुनाव की हवा को बदल देते हैं। कांग्रेस इस बात को जानती है कि अभी तक उनके लिए सारी चीज़ें बहुत सकारात्मक तरीके से दिखाई पड़ रही हैं। ऐसे में कोई एक मुद्दा उन पर भारी ना पड़ जाए, लिहाजा डीके शिव कुमार ने सामने आकर हनुमान जी का मंदिर बनवाने की बात कह दी। यानी हम सरकार में आए तो हनुमान जी के मंदिर का निर्माण करवाएंगे और कई ऐसे मंदिर हैं जिनका पुनरुद्धार करवाएंगे, उनको और बेहतर बनाएंगे। ये बात कहना बताता है कि हनुमान जी की या बजरंग बली के नाम पर जो राजनीति है वो कांग्रेस भी समझ रही है। कांग्रेस ने हनुमान चालीसा के मुद्दे पर भी अपनी बात कही कि हम तो रोज़ हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। दरअसल कांग्रेस का विरोध करते हुए जगह जगह पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा पढ़ने का कार्यक्रम भी रखा।
ये विरोध स्वरूप था। तो कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि कर्नाटक में किस तरह से बजरंग बली के नाम पर सियासत गरमाई हुई है और उनके नाम का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस चुनाव आयोग में शिकायत कर रही है। बहरहाल राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन के लिए आदर्श आचार संहिता क्या कहती है ये मैं आपको बताता हूं। एग्जैक्टली जैसा इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर जानकारी दी, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताता हूं। जैसे कि कोई दल या अभ्यर्थी या आप ऐसा समझ लीजिए कैंडिडेट ऐसी किसी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जिससे भिन्न जातियों और धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेद अधिक गंभीर हो सकते हैं। मतभेद होते हैं, कुछ दूरियां होती हैं, लेकिन ये और गंभीर ना हो जाए, परस्पर नफरत हो सकती है, तनाव पैदा हो सकता है, ऐसा कोई काम नहीं करना है। यदि राजनीतिक दलों की आलोचना की जाए तो ये उनकी नीतियों और कार्यक्रमों, गत रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित रखी जाए। दलों और अभ्यर्थियों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से असंबद्ध निजी जीवन के सभी पहलुओं की आलोचना करने से बचना होगा। उनकी निजी जिंदगी पर आप टिप्पणी नहीं कर सकते। और आप देखते हैं कई चीज़ों को आप ऐसे आकलन करने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि अरे बहुत सारे आरोपों में तो ये होता रहता है। तो यही बात है, फिर इस पर बाकायदा एक शिकायत कई बार स्वतः संज्ञान भी संस्थाओं द्वारा लिया जाता है और कई बार अपोजिट दल के द्वारा शिकायत दर्ज करवाई जाती है, जैसा अभी कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर रही है। असत्यापित आरोपों या मिथ्या कथन के आधार पर अन्य दलों या उनके कार्यकर्ताओं की आलोचना करने से बचना होगा। यानी झूठे आरोप नहीं लगा सकते आप मनगढ़ंत। मत प्राप्त करने के लिए, वोट लेने के लिए आप जाति या संप्रदाय की भावनाओं के आधार पर कोई अपील नहीं कर सकते। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। मस्जिदों, चर्चों, मंदिरों और पूजा के अन्य स्थलों को निर्वाचन प्रसार या प्रचार के मंच के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। इन जगहों से या इनकी वजह से आप वोट नहीं मांग सकते। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि कई बार आप इसका उल्लंघन देखते हैं। राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं और जुलूसों में बाधा खड़ी नहीं करेंगे या उन्हें भंग नहीं करेंगे। किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता या समर्थक अन्य राजनीतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभा में मौखिक या लिखित रूप से सवाल पूछकर या अपने दल के पर्चे बांटकर बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। किसी दल द्वारा उन स्थानों के आसपास जुलूस न निकाला जाए जहां अन्य दल की सभाएं आयोजित हो रही हैं। किसी दल के कार्यकर्ता अन्य दल के कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए पोस्टर्स भी नहीं हटाएंगे। अब जुलूस, क्योंकि रैली को लेकर भी बात आई या शिकायत की बात आई है, बेंगलुरु वाली रैली का जिक्र आया। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया, खबरें आ रही हैं कि ये रैली रद्द कर दी गई है। जुलूस का आयोजन करने वाला दल या अभ्यर्थी जुलूस शुरू करने का स्थान और समय, अनुगमन किए जाने वाले मार्गों और जुलूस समाप्त होने का स्थान और समय पहले से ही तय करेगा। ये बताया जाएगा कि यहाँ से यहाँ तक जुलूस रहेगा। साधारण तौर पर कार्यक्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आयोजक ये सुनिश्चित करेंगे कि जिन इलाकों से जुलूस निकालना है, क्या उन इलाकों में कोई प्रतिबंध आदेश लागू है और प्रतिबंध आदेशों का पालन करेंगे यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विशेष रूप से रियायत नहीं दी गई है। यातायात संबंधी किन्हीं विनियमों या प्रतिबंधों का भी ध्यानपूर्वक अनुपालन किया जाएगा। आयोजक जुलूस निकालने के लिए अग्रिम रूप से व्यवस्था करने हेतु कदम उठाएंगे ताकि यातायात में कोई रुकावट या बाधा न आए। यदि जुलूस बहुत लंबा है तो इसे उचित लंबाई के कई हिस्सों में आयोजित किया जाएगा ताकि सुविधाजनक अंतरालों पर, विशेष रूप से उन स्थानों पर जहां जुलूस को सड़क का चौराहा पार करना है, रुके हुए यातायात को कोई चरणों में छोड़ा जा सके, जिससे कि यातायात में भारी जैम से बचा जा सके। यदि दो या अधिक राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस को समान रास्तों या उसके किसी भाग से एक ही समय पर ले जाने का प्रस्ताव देते हैं तो ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों जुलूस आपस में न टकराएं या यातायात में बाधा उत्पन्न न करें, आयोजक अग्रिम रूप से संपर्क करेंगे और अपनाए जाने वाले उपायों के बारे में निर्णय होंगे। संतोषजनक व्यवस्था पर पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस की सहायता ली जाएगी। इस प्रयोजनार्थ दल पुलिस से यथाशीघ्र संपर्क करेंगे। राजनीतिक दल या अभ्यर्थी जुलूस में भाग लेने वाले लोगों के पास मौजूद ऐसी वस्तुओं जिनका अवांछनीय लोगों द्वारा विशेष रूप से उत्तेजना के पलों में दुरुपयोग किया जा सकता है पर अधिकतम संभव सीमा तक नियंत्रण रखेंगे। किसी भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी द्वारा अन्य राजनीतिक दलों के सदस्यों या उनके नेताओं को निरूपित करने वाले पुतले ले जाने, जनता के बीच इन पुतलों को जलाने और इस तरह के अन्य प्रकार के प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया जाएगा। ये वो बातें हैं जो चुनाव आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको जानकारी, लेकिन मैंने इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा और इनमें से कुछ चुनिंदा बिंदुओं को इसलिए रखा क्योंकि
धर्म, देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगना और दूसरा जुलूस, ये दो बड़ी शिकायतें सामने आई थी। तो इन शिकायतों को लेकर कांग्रेस गई। अभी घमासान बहुत तेज हो गया है और बजरंग बली पर जो सियासत गरमाई, आप देख रहे हैं कि कैसे घोषणा पत्र, ये शुरुआत कांग्रेस की तरफ से ही हुई है। अब कांग्रेस ने इसको किस विजन और सोच के साथ में रखा है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन बीजेपी को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया। अभी तक स्थानीय मुद्दों पर अमूल नंदिनी, सीमा विवाद, भाषाई विवाद, आपसी फूट, अंदरूनी उठापटक, बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर भाजपा घिरी थी। लेकिन भाजपा को फ्रंट फुट पर आने का मौका मिला बजरंग दल पर बैन के साथ में। और बजरंग बली के नाम के साथ में अब आप देख रहे हैं कि वो चुनाव प्रचार में गर्मी देखने को मिल रही है। जगह जगह पर आंदोलन करने के अवसर मिल रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस मुद्दे को अपनी रैलियों में पुरजोर तरीके से उठा रहे हैं। कांग्रेस देवी देवताओं के नाम पर वोट मांगने या भाषण देने के मुद्दे को लेकर शिकायत करती दिखाई दे रही है। मन से उजाला